हेलो बच्चों। तो जो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, यानी क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। तो इंट्रोडक्शन में हम कहेंगे कि अ स्टेट ऑफ द वरी और द मेंटल टेंशन कॉज्ड बाय डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के कारण से किसी तरह का अगर कोई चिंता हो जाती है या मेंटल टेंशन हो जाता है तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस की कैटेगरी में डालते हैं, यानी स्ट्रेस कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? यानी एनी एडवर्स स्टिमुलस, वेदर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, internal or external, that tends to disturb an organism's homeostasis or the pattern of the responses an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope। यानी किसी एडवर्स स्टिमुलस के कारण से, फिजिकल हो या मेंटल हो या इमोशनल हो, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, उसके कारण से ऑर्गेनिज्म का होमियोस्टेसिस जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस दो तरह के हो गए, एक तरह से यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यूस्ट्रेस जिसको हम अच्छा मानते हैं, दैट इज गुड फॉर यू एंड इट कैन बी बेस्ट असेट टू अचीव द पीक परफॉर्मेंस। यानी जैसे हम मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ, मैं क्लास में टॉप करना चाहता हूँ, तो यू स्ट्रेस है, तो इस तरह का स्ट्रेस आ जाएगा मेरे में। लेकिन ये भी एक लिमिट में होना चाहिए। मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक तरह से ऐसा हो गया, पता नहीं खूब पढ़ जा रहा हूँ, कुछ अजीब सा है, तो वो एक्स्ट्रा भी नहीं जाना है। यानी गुड मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी तक इसको रखना है, दैट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है इट इज़ नॉट गुड, इट कैन डिक्रीज द परफॉर्मेंस, यानी हमारी परफॉर्मेंस को कम कर सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ स्ट्रेस। द वर्ड स्ट्रेस हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस, जिसका मतलब है टाइट और नैरो। ये स्ट्रिक्टस लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो अब आता है स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स कौन है? स्ट्रेसर्स आर द इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रेस्पॉन्स। स्ट्रेसर्स वो होते हैं जो हमार को स्ट्रेस देते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और या फिर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है। जैसे कि हम कहीं गए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखी है, तो हमारे लिए स्ट्रेस डेवलप कर सकता है। बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, या हमारे किसी से अच्छे रिलेशन नहीं हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे नेबर्स हैं, या किसी भी व्यक्ति, तो वो हमारे लिए स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अंदर स्ट्रेस को डेवलप कर रहे हैं। अब आता है स्ट्रेन। व्हाट इज़ स्ट्रेन? द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। Hence, according to Hans Selye, who is considered the father of modern stress research, मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च के जो फादर कंसिडर किए जाते हैं, वो किए जाते हैं हैंस सैलिए। ही वॉज द फिजियोलॉजिस्ट। उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है द नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू एनी डिमांड। तो इसमें कुछ कुछ उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई है, कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिए हैं। वो ये है कि डिफरेंट स्ट्रेसर्स मे प्रोड्यूस डिफरेंट पैटर्न ऑफ द स्ट्रेस, यानी अलग अलग जो स्ट्रेसर्स होंगे ना, वो अलग अलग टाइप के स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड, द स्ट्रेस इज एम्बेडेड इन ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी जो प्रक्रिया चल रही है तो उसके अंदर एम्बेडेड फिट होगा ऑलरेडी। सो इट इज़ ए एंड इट इज़ ए डायनेमिक मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट, यानी ये डायनेमिक है, यानी चेंज हो रहा है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। तो इसमें क्या हो गया समझने के हिसाब से, कॉज है, कॉज कौन होगा? स्ट्रेसर्स। देन इंटरनल स्टेट, तो इंटरनल स्टेट क्या है? बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, यानी स्ट्रेसर्स हमारे अंदर जो स्ट्रेस डेवलप करेंगे, तो इंटरनल स्टेट यानी हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हुए, या साइकोलॉजिकल रिएक्शन, जैसे हमारे इमोशंस में कुछ प्रॉब्लम, कुछ जैसे डिप्रेशन आ गया या एंग्जाइटी हो गई, कुछ भी इस तरह का, और बायोलॉजिकल के अंदर मान लो हार्ट बीट बढ़ गई, इस तरह से।
रिजल्ट क्या हुआ? स्ट्रेस रिएक्शन, चैलेंज टू ओवरकम। या तो हम उसको ओवरकम करने के लिए चैलेंज ले लेंगे, या फिर इलनेस आ जाएगी, या स्ट्रेन आ जाएगी, यानी बीमार हो जाएंगे, या किसी तरह का स्ट्रेन आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लेजरस एंड हिज कलीग्स, द स्ट्रेस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इस चीज़ को, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा an individual response to a stressful situation depends upon the perceived events and how they are appraised। यानी जो हम पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहे हैं और कैसे अप्रेज कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रेजल। दो तरह के अप्रेजल होंगे, एक प्राइमरी अप्रेजल होगा, एक होगा सेकेंडरी अप्रेजल। तो प्राइमरी अप्रेजल क्या है? विच रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो नेगेटिव इवेंट्स में क्या क्या ये था कि जैसे हार्म है, तो हार्म क्या? जो डैमेज हो चुका, डैमेज डन। थ्रेट, जिसके अंदर जो फ्यूचर डैमेज, और चैलेंज, जो कोपिंग, हम कैसे उस चैलेंज को लेने वाले हैं। तो ये नेगेटिव इवेंट्स तीन आ गए। सेकेंडरी अप्रेजल में आएगा द असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, वेदर प्रिपेयर्ड टू मीट हार्म, थ्रेट एंड चैलेंजेस। यानी सो एंड सो पर्टिकुलर कुछ स्ट्रेस हमारे यहाँ आने वाला है, ये आ गया है, जैसे हार्म, थ्रेट और चैलेंज मतलब आ चुका है, ये आने वाला है, तो हम उसके लिए हमारी कितनी प्रिपरेशन है। यानी किसी ने हम पर हमला कर दिया तो हमारे पास कितने वेपन्स हैं, हम किस तरह से लड़ेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम उनको किस तरह से घेरेंगे, दैट इज़ कॉल्ड, हम उसे किस तरह से ओवरकम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अप्रेजल। सो रिसोर्सेज मे बी मेंटल, फिजिकल, पर्सनल और सोशल। Appraisals are subjective and depend on few factors, जो सब्जेक्टिव रहते हैं और इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस में, द डेल्ट इन द पास्ट, यानी हमने पास्ट में, हमारे पास्ट में किस तरह से उनको एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे उसको, हमारे क्या एक्सपीरियंस रहे, तो उसको उसके हिसाब से हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उससे चैलेंज में ले सकते हैं, या किस तरह से उनसे हम ओवरकम कर सकते हैं। कंट्रोलेबल, यानी मास्टरी टू कंट्रोल, हमारी क्या मास्टरी है, हम किस तरह से उसको कंट्रोल कर पाएंगे, वो इसमें आएगा। नाउ विल टॉक अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो साइंस ऑफ सिम्टम्स स्ट्रेस में हो गए तीन तरह के, ये फिजिकल है, इमोशनल एंड बिहेवियरल। फिजिकल जैसे हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया, बॉडी एक हो गया, किसी भी तरह का इस तरह का कुछ भी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की हो रहा है जिससे हम परेशान हो रहे हैं, ये हो गया फिजिकल। इमोशनल में जैसे हमको डर लग रहा, फियर है, हम डिप्रेशन में आ गए, हम फ्रस्ट्रेशन हो गया हमारे को। बिहेवियरल में हमारा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यानी मूड चेंज, अपनॉर्मल टाइप का बिहेवियर कर रहे हैं, कभी इरिटेट हो रहे हैं, कभी तेज बोल रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं, किसी को कोई जो हमसे जनरल हम बात कर रहे हैं उसके भी ढंग से जवाब नहीं कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो सच टाइप दैट इज कॉल्ड, एंड दैट कम्स अंडर द बिहेवियर। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है? ये है, जैसे फर्स्ट है फिजिकल। फिजिकल में जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि द लैक ऑफ स्लीप, कम नींद आ रही है, सफ़र एन इंजरी, किसी तरह की इंजरी जो हो गई है। देन एनवायरमेंटल में जैसे वेदर है, वेदर चेंज हो रहा है, अब आपको एक्सट्रीम हॉट है या एक्सट्रीम कोल्ड है, उसके कारण अरे यार बहुत गर्मी है, उससे परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, सर्दी के अंदर मज़ा नहीं आ रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा होती है हम इरिटेट हो रहे हैं, तो ये होता है। पॉल्यूशन के अंदर, जैसे एयर के अंदर हम जा रहे हैं, बहुत स्मोक है, धूल भर रही है, तो हम स्ट्रेस आ रहा है हमारे अंदर। नॉइज़ है, हमको ये होता है ना बहुत ज़्यादा हाई डेसिबल पे, साउंड पे जो डीजे वगैरह चलते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो भी स्ट्रेस लाते हैं हमारे अंदर। देन विल टॉक अबाउट द सोशल, जैसे फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो गई, किसी फैमिली मेम्बर की, या किसी फैमिली मेम्बर को बहुत कोई बीमारी चल रही है, लंबे समय तक चली जा रही है, उसमें कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, फ़ायदा नहीं आ रहा, यानी वो क्योर नहीं हो रही या बड़ी लंबी चल रही है। प्रॉब्लम विथ नेबर्स के साथ में, हमारे पड़ोसी, उनके साथ हमारा किसी तरह का अच्छा रिलेशन नहीं है, लड़ाई चलती है, एक्सवाइजेड लाइक दैट। देन है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में आता है जैसे फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग? ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द नीड्स। हमारी फ्रस्ट्रेशन आता कब है?
हमको कोई चीज़ चाहिए, लेकिन वो नीड को हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं। यानी हमको चाहिए सो एंड सो चीज़ बाय करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वांट टू बाय शूज़, लेकिन बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न मैं शूज़ को बाय नहीं कर पा रहा। तो वो मैं अपनी नीड को ब्लॉक कर रहा हूँ। ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया मैंने। तो ये हो गया फ्रस्ट्रेशन। ये इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस में आता है। देन जैसे मैंने बताया फ्रस्ट्रेशन, इस तरह से आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या था, बिटवीन टू और मोर इनकॉम्पिटेबल नीड्स, यानी हमारे पास में दो नीड हैं। मेरे को ये देखना है कि मेरे को मेरे फादर के लिए एक शर्ट लाना है, या और सेकंड मेरी नीड है कि मुझे मेरे लिए लाना है। अब कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि मुझे मैं मेरे फादर के लिए पहले लाऊं या मेरे लिए लाऊं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो ये हो गया सेकंड रीजन। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जैसे होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आता है, वाई, तो उसके लिए दो चीज होते हैं। एक तो इंटरनल प्रेशर के कारण से, और सेकंड होता है सोशल प्रेशर। तो इंटरनल प्रेशर क्या है, बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इनसाइड। यानी मैं ऐसे कहूं, मैं इसको कहता है बाई अस, विच इज डेवलप्ड बाई अस। मैं ये कहता हूं कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, ये हो गया मेरे लिए इंटरनल प्रेशर जो मैं खुद डेवलप कर रहा हूं, ये है। और सोशल प्रेशर बाय अदर्स, जो दूसरे मुझे दे रहे हैं, यानी बाय पीपल हु मेक एक्सेसिव डिमांड्स ऑन अस। यानी सपोज करो कोई मेरे फैमिली मेंबर चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊं, दैट दैट इज सोशल प्रेशर। नाउ द सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के सोर्सेस क्या हैं, जैसे हैजल्स। हैजल्स मतलब ड्यू टू हैपनिंग इन द डेली लाइफ। हमारे डेली जो लाइफ होती है उसमें जो जो हैपनिंग्स होती हैं, जैसे कि बैड नेबर्स हैं हमारे पास के, जो हमारे जो पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, बैड सराउंडिंग्स हैं, यानी हमारे आसपास के अंदर बहुत कचरा फैला हुआ है, बदबू आती है, शोर मचता रहता है। नेक्स्ट, बैड मोबाइल मोबाइल नेटवर्क। हम जहाँ बैठे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आता, हम इरिटेट हो रहे हैं, तो स्ट्रेस डेवलप करेगा। शॉर्टेज ऑफ वाटर, बार बार में पानी ख़त्म हो जाता है, बार बार में ऐसा करते हैं कि पानी मिल ही नहीं रहा, मतलब वाटर की शॉर्टेज रह रही है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज रह रही है। देन आता है ट्रॉमेटिक इवेंट। सेकंड, इवेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आने के से हम परेशान हो गए, घर टूट गया, घर में कुछ नुकसान हो गया। सेकंड हो सकता है किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे रोड एक्सीडेंट है, प्लेन एक्सीडेंट है, इस तरह कोई एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गई, ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स में आएगा। देन नेक्स्ट है लाइफ। ये सारे स्ट्रेस के सोर्सेस हैं जो हमारे स्ट्रेस ला सकते हैं। लाइफ इवेंट्स में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, यानी फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, पैसा नहीं है, दैट इज फाइनेंशियल क्राइसिस। देन इलनेस इन द फैमिली, फैमिली के अंदर कोई बहुत बीमार चल रहा है। फेलियोर इन द वेंचर, हमने कोई बिजनेस लगाया, वेंचर लगाया, उसके अंदर हमारे को सक्सेस नहीं मिली। फेलियर टू फुलफिल ड्रीम, हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, उस ड्रीम को हम फुलफिल नहीं कर पाए। नाउ विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस के इफेक्ट क्या आएंगे, देयर आर फॉलोइंग इफेक्ट्स ड्यू टू द स्ट्रेस कैन बी सीन। देखो, ये जो स्ट्रेस होता है ना, इसके इफेक्ट्स आते हैं और ये खतरनाक हो जाते हैं कई बार। जैसे फर्स्ट है इमोशनल इफेक्ट्स। जैसे उसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग, जैसे कॉन्फिडेंस डिक्रीज कर जाएंगे, यानी कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे, डिप्रेशन आ जाएगा। फिजियोलॉजिकल में क्या आएगा, ड्यू टू स्ट्रेस द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स, एड्रीनलिन एंड कॉर्टिसोल। इनके कारण से हो सकता है जैसे इंक्रीज हार्ट बीट, यानी इंक्रीज हार्ट रेट, जिसको हम टैकिकार्डिया कहते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है। लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी हम जब तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, डिप्रेस हैं, तो हमको भूख नहीं लगती, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। देन कॉग्निटिव इफेक्ट्स, यानी लूज एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजन। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो पहले डिसीजन अच्छी तरह से लेते थे, वो साउंड डिसीजन, प्रॉपर राइट डिसीजन नहीं ले पा रहे। प्रॉपर हमारा पुअर कंसंट्रेशन, यानी किसी भी चीज़ के अंदर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे। जब हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो नेचुरल है मेमोरी में कैसे जाएगा, तो मेमोरी लॉस होएगा। देन बिहेवियरल इफेक्ट्स। बिहेवियरल इफेक्ट्स मतलब डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, बराबर नींद नहीं आना, रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस, जो हमारी वर्क परफॉर्मेंस पहले थी वो कम हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई। इनटेक ऑफ द अल्कोहल, इस कारण से हमने किसी तरह का ट्रैंक्विलाइजर्स, किसी तरह के नशा, किसी तरह की जैसे अल्कोहल, कुछ भी हमने लेना चालू कर दिया।
नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस एंड द हेल्थ। स्ट्रेस और हेल्थ किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रेस एंड द हेल्थ आर वेरी मच एसोसिएटेड because 60 to 70% the health problems like diabetes, hypertension जो ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है, हाई बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम्स मे अराइज ड्यू टू स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो 60 से 70% फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करने वाली जो है, जिससे हमारा जैसे डायबिटीज़ हो गई, ये हाइपरटेंशन हो गई, ये स्ट्रेस के कारण से आता है। तो स्ट्रेस में इफेक्ट अफेक्ट फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, इस पे भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज बर्नआउट सिचुएशन। व्हाट इज बर्नआउट? द स्टेट ऑफ द फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन like fatigue, weakness, irritation, yani a condition in which an individual think that he is totally finished and sucked by the various problems। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने उसको चूस लिया है बुरी तरह से, एंड ही हैज़ नो मोर एनर्जी टू ओवरकम। कहने का मतलब चारों तरफ से उसको कई तरह की समस्याओं ने घेर लिया है। वो डिप्रेशन में आ चुका है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके बाद 10 तरह की प्रॉब्लम जो है उसके आ गई है, मतलब वो फेलियर हो गया है और वो किसी भी तरह से उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा ओवरकम करने का। दैट कंडीशन इज कॉल्ड बर्नआउट। अब हम बात करते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, दैट इज गैस, GAS। So it was propounded by Hans Selye, who was a physiologist by profession। सेलिए ने नोटिस किया कि जब सिमिलर पैटर्न ऑफ द बॉडीली रेस्पॉन्स अकर होता है ना इन ऑल वेदर ह्यूमन और एनिमल्स, व्हेन वेरियस स्ट्रेसर्स गिवन लाइक टेम्परेचर, दिस पैटर्न वाज कॉल्ड जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम बाय हिम। वो कहना चाहता है कि किसी भी तरह के जो स्ट्रेसर्स जो दिए जाते हैं ना, जैसे टेम्परेचर गर्मी में हो या कुछ भी है, उसके अंदर एनिमल्स में और उनमें, कहने का मतलब है कि उसमें सब में एक ही तरह का, वो कहता है कि सब में एक ही तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है सारे सभी लोगों के अंदर। तो वापस मैं आपको ये समझाऊं, जो लैंग्वेज दी गई थी कि ही नोटिस्ड दैट सिमिलर पैटर्न ऑफ द बॉडीली रेस्पॉन्स अकर इन ऑल वेदर ह्यूमन और एनिमल्स व्हेन वेरियस स्ट्रेसेस गिवन लाइक टेम्परेचर। दिस पैटर्न वॉज कॉल्ड जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम गैस बाय हिम। तो गैस हैज 3 स्टेजेस, इनने 3 स्टेज के बारे में बताया। फर्स्ट है अलार्म, सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड इज द एग्जॉशन। अलार्म रिएक्शन में क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलस और स्ट्रेसर लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, यानी इसको स्टिमुलेट करेगा, जो एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम को वो जो आके एक्टिवेट करेगा। एंड ड्यू टू दिस ट्रिगर the release of the hormones producing the stress response, and because of this the stressed individual is ready to fight or flight। इसके यानी अलार्म रिएक्शन में ये आ गया कि ये जो हार्मोन डेवलप हुआ, मतलब प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण से जो इंडिविजुअल है, जो स्ट्रेस उसमें आया, उसके कारण से या तो वो फाइट करने के लिए यानी डिफेंस के लिए तैयार हो जाएगा, या फ्लाइट या उस पर्टिकुलर कंडीशन जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको छोड़ के भाग जाएगा। देन आएगा रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंट स्टेज बिगिंस व्हेन स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग्ड, यानी जब स्ट्रेस है वो लंबा खिंचता चला जाता है तो रेजिस्टेंट स्टेज डेवलप हो जाती है। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉल्स द बॉडी रिसोर्सेस, जो है बॉडी रिसोर्सेस को कॉल करने लगते हैं, फिर जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। एंड ड्यू टू दिस an organism makes efforts to cope with threat through confrontation, यानी टू फाइट के लिए वो तैयार हो जाता है। लास्ट का आता है एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉशन स्टेज में द फिजियोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व इन द अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंट रिएक्शन बिकम इनइफेक्टिव। ये दोनों जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, दोनों में अलार्म रिएक्शन में और रेजिस्टेंस रिएक्शन में वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, and suspect to have
प्रॉब्लम लाइक हाइपरटेंशन। यानी यो जब ये सिस्टम टोटली फेल्योर हो गए तो उसके कारण से प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर आ गया, इस तरह का मतलब हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर आ गया। डीमेरिट्स क्या है इसके, इस वाले सिस्टम के जो कुछ डीमेरिट्स रहे या क्रिटिसिज्म किया गया, तो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स क्या कहा, उन्होंने कहा कि वेरी लिमिटेड रोल ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वर असाइंड इन द स्ट्रेस इन द सेलियस मॉडल। यानी जो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्रिटिक्स का कहना था। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम। हमारा स्ट्रेस और हमारे इम्यून सिस्टम में क्या रिलेशन है। द स्टडी ऑफ द, हम यहाँ पे कहेंगे द स्टडी ऑफ माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मतलब माइंड हो गया, न्यूरो मतलब ब्रेन हो गया, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारा डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। नाउ द स्ट्रेस कैन कॉज इलनेस बाय इम्पेयरिंग द वर्किंग्स ऑफ इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस के कारण से जो इलनेस आएगी उसके कारण से हमारा इम्यून सिस्टम, जो लड़ने के लिए हमारा जो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है ना, वो अफेक्ट हो जाएगा। तो द WBC, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, आर प्रेजेंट विद इन द इम्यून सिस्टम। हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसमें ल्यूकोसाइट्स होती हैं जो काम करती हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं फॉरेन बॉडीज यानी एंटीजेंस को, जैसे जो हमारे वायरस अटैक करते हैं, बैक्टीरिया अटैक करते हैं, विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। नाउ तो WBC के अंदर 3 सेल्स होती हैं। टी सेल्स, जिसमें टी हेल्पर भी होते हैं, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर। टी सेल्स का क्या रोल है, टी सेल्स डिस्ट्रॉय द इन्वेडर्स, एंड जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। बी सेल प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज को, और जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं फाइट करने के लिए वायरसेस, ट्यूमर्स। सो दे आर जस्ट लाइक अ ब्लैक कैट कमांडोज। जैसे जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगती है तो हम ब्लैक कैट कमांडोज को बुलाते हैं, उसी तरह से जो हमारी बॉडी है वो हमारे इनको नेचुरल किलर्स को बुलाती है। नाउ इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा जो ये नेचुरल किलर सेल्स हैं इनमें साइटोटॉक्सिसिटी प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है फाइट करने के लिए वेरियस इन्फेक्शंस और कैंसर का। तो पीपल हु आर हाईली स्ट्रेस्ड हैव लो लेवल ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी इन द नेचुरल किलर सेल्स। जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है उसके उनके नेचुरल किलर सेल्स में टॉक्सिसिटी की जो क्वांटिटी होती है, परसेंटेज होती है, वो कम हो जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस ऑन इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस के कारण से हमारे इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, जबरदस्त इफेक्ट आएगा। क्या, ड्यू टू हाई स्ट्रेस इम्यून सिस्टम इज वीकन्ड। जब हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। एन इंडिविजुअल कैन हैव फिजिकल प्रॉब्लम्स। किसी जो भी इंडिविजुअल है उसको फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़ आ सकती है। एन इंडिविजुअल कैन हार्म इमोशनल प्रॉब्लम। इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है जैसे फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, फोबिया, उसको डर लगेगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो उसके अंदर किसी चीज़ को करने का कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाएगा। द लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, किस चीज़ के अंदर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, गुस्सा आएगा, एंगर। An individual can have behavioral problems like irritation, बात बात में इरिटेट होगा, abnormal, अजीब सा बिहेव करेगा। And individual can have social problems like isolation, अलग रहना, aloofness, अलग रहना पसंद करेगा, लोगों के बीच में मंगल नहीं होगा, आना जाना पसंद नहीं करेगा। अब आता है लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में हम देते हैं कि स्ट्रेस कैन लीड टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और हेल्थ डैमेजिंग बिहेवियर। यानी स्ट्रेस के कारण से हमारी हेल्थ खराब होती है, हमारी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है। तो स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स मे बी मोर लाइकली टू एक्सपोज टू द पैथोजेंस एंड एजेंट्स कॉजिंग फिजिकल इलनेस। यानी फिजिकल इलनेस बढ़, जैसे पैथोजेंस के एक्सपोज होने लगते हैं जिसके कारण से उनको फिजिकल इलनेस आ सकती है। स्ट्रेस्ड पीपल कैन एंगेज इन द हेल्थ
रिस्किंग बिहेवियर्स लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज़, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो वो क्या करते हैं, हेल्थ रिस्किंग बिहेवियर्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे स्मोकिंग करने लग जाएंगे, किसी तरह का नशा करना लग जाएंगे, अल्कोहल इनटेक हो जाएगा। दे यूजुअली टेक शॉर्ट स्लीप, बहुत ज़्यादा सोएंगे नहीं, कम सोएंगे। डू नॉट टेक फुल डाइट, कम खाएंगे क्योंकि उनको भूख ही नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो रेमेडी क्या है, रेमेडी है द स्ट्रेस फ्री लाइफ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो लाइफ के अंदर, मेडिटेशन करो, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फैमिली सपोर्ट यानी जो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करें, एंड हेल्प बाय रिलेटिव्स, यानी किसी तरह की हेल्प अगर रिलेटिव्स कर सकते हैं जो कंसर्न जिसके कारण से आपके स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो दैट हेल्प कैन बी डन बाय द रिलेटिव्स। नाउ, coping with stress. So, coping is a dynamic situation, the specific reaction to the stress. The way we cope with rigid, deep seated beliefs based on experiences. People who cope poorly with stress have an impaired immune response. लोग स्ट्रेस से जो है कोप अप नहीं कर पाते, उनका जो इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून रेस्पॉन्स सिस्टम का रेस्पॉन्स रहता है। इंडिविजुअल शो कंसिस्टेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द कोपिंग स्ट्रेटजी टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। सो दीज कैन इंक्लूड ओवर्ट जो ओपन होगा एंड कोवर्ट जो हिडन एक्टिविटीज़। तो तीन तरह की जो कोपिंग स्ट्रेटजीज आर गिवन बाय द एंडलर एंड द पार्कर। तो बच्चों ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान सुनिएगा कौन कौन सी है। फर्स्ट है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, टू डील डायरेक्टली विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, हम डायरेक्टली उससे डील कर रहे हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट डील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, देन गो एंड टॉक टू ए। So it also involves obtaining information about the stressful situation and alternative courses of action. For example, change my time. Then next है emotion oriented strategy. इसमें क्या है कि efforts to maintain hope and control one's emotion, यानी इमोशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नो वन कैन डिस्ट्रॉय मी, आई शैल ओवरकम। इसमें आदमी सोच रहा है कि मेरे को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता और मैं ओवरकम कर जाऊंगा। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, इन्वॉल्व्स denying or minimizing the seriousness of the situation. For example, while studying, talking on phone with the friend, यानी अवॉइड कर गए हम, यानी कोई जो प्रॉब्लम हमारे सामने जिससे हमारा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए हमने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया, उस जो प्रॉब्लम थी हमारे सामने उसको हमने पहले अवॉइड किया, और दूसरी जगह जैसे सपोज करो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई से हमारे स्ट्रेस आ रहा है, तो हमने थोड़ा सा उसको अवॉइड करके थोड़ी देर फ्रेंड से बात कर ली। तो कोपिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस रादर देन एन इंडिविजुअल ट्रेट, हैज बीन conceptual by Lazarus and Faulkner. So it has been conceptualized by Lazarus and Faulkner. क्या कहते हैं ये कि द कोपिंग सर्व्स टू अलाउ द इंडिविजुअल टू मैनेज अ प्रॉब्लम एंड टू रेगुलेट द इमोशनल रेस्पॉन्स। तो कोपिंग रेस्पॉन्स जो है वो दो हो गए, एक तो प्रॉब्लम फोकस्ड हो गया और एक हो गया इमोशनल फोकस्ड। प्रॉब्लम फोकस्ड में क्या है, दिस स्ट्रेटजी अटैक द प्रॉब्लम विथ बिहेवियर्स डिजाइन टू गेन इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई मेड ए प्लान एंड फॉलोड इट, यानी डायरेक्टली प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। इमोशन फोकस इसका सेकंड पॉइंट है कि द साइकोलॉजिकल चेंजेस डिजाइंड प्राइमरली टू लिमिट द डिग्री ऑफ द इमोशनल डिसरप्शन कॉज्ड बाय एन इवेंट। किसी इवेंट के कारण से जो किसी तरह का इमोशनल डिसरप्शन हुआ, उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आए, यानी एग्जाम्पल के लिए आई डिड समथिंग टू लेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आ रहा है इस वाले में स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी जो स्ट्रेस अगर किसी व्यक्ति को आ जाता है
तो किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स को हम यूज़ में ले सकते हैं जिससे कि स्ट्रेस से हम ओवरकम कर सकें, क्योंकि ज़रूरी तो है ना भाई कि ओवरकम तो करना ज़रूरी है। ओवरकम नहीं करेंगे तो इलनेस आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आर यूज्ड बिकॉज द स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर। इसलिए कहते हैं कि ये साइलेंट किलर है, ये धीरे धीरे आदमी को मारता है एंड कैन बी अ रीजन ऑफ वेरियस फिजिकल इलनेस, जिसके कारण से कई बीमारियां डेवलप हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको अगर हमको अवॉइड करना है तो हमें स्ट्रेस को रिमूव करना है, और स्ट्रेस रिमूव करने के लिए कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो अपनाई जाती हैं। वो क्या क्या है? फर्स्ट है बायो फीडबैक, अ प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस by providing the feedback about the current physiological activity। यानी क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसके कारण से आ रही है, उनको मॉनिटर करें और उन पे वर्क करें। देन नेक्स्ट आता है उसका जो फीडबैक लें कि क्यों आ रही है। देन है मेडिटेशन प्रोसीजर्स। बाय डूइंग द मेडिटेशन one can reduce the stress. It involves through thorough concentration that meditator becomes unaware of any outside stimulation and reaches a different state of unconsciousness। यानी मेडिटेशन करके अपने आप को रिलैक्स करके सूदिंग इफेक्ट ला करके कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को स्ट्रेस से मुक्त कर सकता है, स्ट्रेस में फ़ायदा ला सकता है। देन है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन जो टेक्निक है उसमें डीप ब्रीदिंग इज यूज्ड अलोंग विद द मसल्स रिलैक्सेशन टू काम माइंड एंड द बॉडी। यानी शांत मन और शांत बॉडी को रखने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक अपनाई जाती है। देन है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। Creative visualization is a subjective experience that uses imagery and imagination। यानी कि एक फैंटेसी मान लें या एक इमेजिनेशन करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर इमेजिनेशन कर लेंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, हम ऐसा महसूस करेंगे कि हम सो एंड सो जगह चले गए, उससे हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। तो रिलैक्स योर बॉडी, क्लोज योर आइज एंड गो टू द इमेजिनरी वर्ल्ड। देन है एक्सरसाइज। Exercise can provide an active outlet for the physiological arousal experience। स्विमिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, जंपिंग करेंगे, या कोई भी अदर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ करेंगे, या और कोई भी किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज वर्कआउट करेंगे जिससे हमारे को इसमें स्ट्रेस के अंदर फ़ायदा आ सके, ये स्ट्रेस रिड्यूस हो सके। और नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक। इन these techniques aim to inoculate people against stress। सॉर्ट ऑफ ऐसा कहते हैं ना कि कोई बीमारी है तो उसका हमको ना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, इनोक्यूलेशन करा लेना चाहिए, सॉर्ट ऑफ इस तरह की बात आ गई कि इस तरह से हम किसी जो है हम इनोक्यूलेट कर लें। यानी स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग was developed by McKinburn to replace negative and irrational thoughts with positive and rational thoughts। यानी जो हमारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इरेशनल थॉट्स आ रहे हैं, उनको हम रिप्लेस करें किससे? पॉजिटिव थॉट्स, अच्छा सोचकर, रेशनल थॉट्स ला करके। यानी जो हम वर्ड्स बेकार से बेकार, नेगेटिव से नेगेटिव सोच रहे हैं, उस नेगेटिव के कारण, सोचने के कारण से हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो हमको नेगेटिव सोचना बंद करें, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, और जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो नेगेटिव अपने आप ही खत्म हो जाएगा और स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।